गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ईटीसी चैनल पे। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको रिले क्या होता है। ओके, सो रिले बेसिकली एक लो पावर डिवाइस होता है जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में, रोबोटिक्स में, या फिर आप कह सको तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के जितने भी ऑपरेशंस हैं, मेंटेनेंस है, उसमें बहुत ही एक अहम भूमिका प्ले करता है। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिले का डेफिनेशन क्या है, रिले होता क्या है, क्या पर्पस है रिले का यूज करने का। तो जैसा कि मैंने पहले से यहाँ पे नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि अगर मैं आपके सामने नोट्स बनाने जाऊँगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर बोर फील करने लगोगे। सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। इट इज़ ए लो पावर डिवाइस यूज इन ऑटोमेशन इंडस्ट्री। लाइक द ऑटोमेशन इंडस्ट्री काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है। इसमें रोबोटिक्स भी आते हैं, ऑपरेशंस भी आते हैं, मेंटेनेंस भी आते हैं। बेसिकली ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों का फील्ड में रिले का काफ़ी यूज़ होता है। लाइक इलेक्ट्रिकल में आरएलसी सर्किट्स होते हैं, बहुत से पैनल्स होते हैं जो पीएलसी बेस्ड होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में दे वर्क ऑन द लो पावर डिवाइसेस लाइक पीसीबी, एंड उसमें भी रिले होते हैं, सॉलिड स्टेट रिले होते हैं। जैसे और इंस्ट्रूमेंटेशन वो भी हार्डली पीएलसी पे ही यूज़ करते हैं, और नहीं मोस्टली वो लोग पीएलसी पे ही काम करते हैं, तो वहाँ भी रिले का काफ़ी यूज होता है। तो अगर हम रिले को क्लासीफाई करते हैं तो रिले बेसिकली, अगर हम सप्लाई वोल्टेज पे क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप के रिले होते हैं। एक होते हैं एसी रिले और एक होता है डीसी रिले। तो एसी रिले और डीसी रिले को और भी स्पेसिफिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो जो रिले में दो कॉइल होते हैं, मैं आपको आगे के जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे लेक्चर में आपको समझ में आता जाएगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि एसी रिले को डिफ़ाइन कॉइल वोल्टेज से करते हैं। अगर हम कॉइल में 230 वोल्टेज एसी देते हैं तो वो एसी रिले होता है, उसमें इंडिकेशन रहेगा। और अगर कॉइल वोल्टेज 224 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट हो तो वो डीसी रिले होता है। अगर विजुअली हम डिफरेंशिएट करें कि एसी रिले और डीसी रिले में अंतर क्या होता है, तो आप विजुअली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो जिसमें रेड इंडिकेशन होते हैं वो एसी रिले होते हैं, और जिसमें ग्रीन इंडिकेशन होते हैं वो डीसी रिले होते हैं। ये तो विजुअली आप लेमन के तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन रिले एक बहुत ही ब्रॉड एंड वास्ट है। तो बाद में आप जैसे जैसे मेरे साथ लेक्चर को कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ना केवल हम विजुअली बल्कि मोर एनालिटिकल वे में भी इसकी स्टडी कर सकते हैं कि एसी रिले क्या होता है और डीसी रिले क्या होता है। तो सिंबल क्या होता है रिले का, अगर आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम पढ़ो तो ये रिले का सिंबल इस तरह डिनोट किया जाता है, जो जेनरिक सिंबल होता है। आप जैसे जैसे लेक्चर में कंटिन्यू करोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले क्या है तो उनके भी अलग अलग सिंबल्स हैं, लेकिन एज ए जेनरिक सिंबल हम इस तरह ही डिनोट करते हैं। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, बीच में क्रॉस करेंगे और दोनों तरफ लाइन खींच देंगे। ओके, सो स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ रिले, बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में केवल डीसी रिले का बात करेंगे। एसी रिले आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। कंसिक्वेंटली जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको सब बताते जाऊँगा, आप लोग बस जुड़े रहिए। प्री कंप्यूटराइजेशन एरा जब था ना, जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो हम लोग जान सकते हैं कि हम टेलीग्राम का यूज़ किया करते थे। तो टेलीग्राम में क्या होता था ना कि स्विचिंग एंड कॉन्टैक्ट्स का यूज़ किया जाता था, है ना। कॉन्टैक्ट्स जो आज हम नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट्स को कहते हैं ना, उस समय कंप्यूटर डेवलप होने के टेलीग्राम के समय काफ़ी इसका यूज हुआ करता था। तो नॉर्मली क्लोज होते थे उसको लैचिंग सर्किट की तरह यूज़ करते थे, और जो नॉर्मली ओपन होते थे उनको अनलैच सर्किट की तरह यूज़ करते थे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जान लो कि रिले जो हैं वो कोई नए नहीं है, वो काफ़ी पुराने हैं। जब इवन कंप्यूटर नहीं थे और कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं थे, उससे भी पुराने हुआ करते थे रिले। और अभी तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री एंड रोबोटिक्स में, लेकिन इससे पहले अगर जब ये डेवलप नहीं हुए थे तो हमारे पास रिले लॉजिक कंट्रोलर ही हुआ करते थे, जो रिले में टाइम डिलेज होते थे, टाइम डिले ऑन, टाइम डिले ऑफ। तो रिले का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ है इंडस्ट्रीज़, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में। बस ये जान लीजिए। अभी आप लोगों को ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट द रिले प्लेज ए रोल इन द इंडस्ट्रीज़। ओके, तो रिले बेसिकली मैंने जैसे बताया कि लैचिंग सर्किट के यूज़ में ही हुआ करता था। तो लैच क्या है? लैच इज़ नथिंग बट ए स्विच, है ना। अगर कोई चीज़ लैच हो जाता है तो हम उसे कहते हैं ये ऑन पोजीशन में है, और जैसे ही अनलैच्ड होता है तो हम उसे कहते हैं ऑफ में होता है। तो रिले को अगर हम स्विच की तरह डिफ़ाइन करें तो कह सकते हैं कि रिले ऑन और ऑफ़ के ऑपरेशंस को डन करता है। अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पावर सप्लाई के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो एसी और डीसी का
रिले होता है, उसी तरह डीसी रिले को, अब मैं स्पेसिफिकली डीसी रिले को स्विचिंग ऑपरेशन के हिसाब से क्लासीफाई करूँ तो हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के रिले होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, दूसरे होते हैं सॉलिड स्टेट टाइप रिले, तीसरे होते हैं रीड टाइप रिले और चौथे होते हैं हाइब्रिड टाइप रिले। सो आप देख रहे हो ना कैसे कैसे जैसे जैसे हम लेक्चर में जा रहे हैं काफ़ी डेप्थ में जाते जा रहे हैं। अभी मैंने पहला क्लासिफिकेशन पावर सप्लाई के बेसिस पे किया, एसी और डीसी। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने स्विचिंग ऑपरेशंस के तौर पे किया, जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप, सॉलिड स्टेट टाइप, रीड टाइप्स एंड हाइब्रिड टाइप। सो हमारा फोकस इस लेक्चर में केवल और केवल डीसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप रिले पे ही रहेगा, ठीक है, और वो भी मोस्टली इंपॉर्टेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ स्विचिंग। ठीक है, जैसे जैसे आप लेक्चर पे आगे बढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कि रिले को हम बेसिकली इन इंडस्ट्री और हम 3 टाइप से यूज करते हैं। एक होता है स्विचिंग, दूसरा होता है सेंसिंग और तीसरा होता है प्रोटेक्टिंग। तो हम अभी केवल स्विचिंग पे ही है। धीरे धीरे आगे के लेक्चर में सेंसिंग और प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और फॉलो करते रहें। ओके, सो यहाँ है रिले स्विच बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप। सो यहाँ क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के जो रिले होते हैं उनके ऑपरेशन सबसे ज़्यादा होते हैं स्विचिंग में, खासकर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओ तो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात ना करूँ तो केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड में आरएलसी सर्किट में अगर हम सबसे मोस्ट कॉमन एंड जेनरिक पर्पस रिले होते हैं तो वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप रिले। सो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, एन सी कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली एन सी, बेसिकली एन सी जो एब्रीविएशंस है जिसे अगर हम डिस्क्लोज़ करें तो ये होता है नॉर्मली क्लोज्ड, और जो एन ओ होता है उसे कहते हैं नॉर्मली ओपन। सो एन सी कॉन्टैक्ट्स के ये सिंबल हैं, देखिए ये 2 कॉन्टैक्ट्स है, ये 2 एंड है और यहाँ पे ये देखिए ये क्रॉस बने हुए हैं, मतलब ये जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मली क्लोज्ड है। इन एनी कंडीशन ये नॉर्मली क्लोज्ड है जब तक आप इसे फोर्सफुली कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे ओपन ना करो। सेम उसी प्रकार नॉर्मली ओपन जो है, यहाँ पे 2 एंड्स बने हुए हैं जो आपके पावर सप्लाई के एंड्स होंगे, और यहाँ पे देखिए ये क्रॉस नहीं बने हुए हैं बल्कि ये इस टाइप के थोड़े से गैप बने हुए हैं। तो नॉर्मली ओपन को जब तक हम एक्सटर्नल फोर्सेस डाल के कोई चेंजेस करने की कोशिश ना करें, ये नॉर्मली ओपन रहेंगे, और जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस डालेंगे तभी ये जाके नॉर्मली क्लोज्ड होंगे। ओके, सो यहाँ हम देखते हैं कि ओके, सो यहाँ हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप रिले किस टाइप का होता है। देखिए मैंने जैसे बताया था ना कि कोई भी रिले में एक सोलेनॉइड कॉइल होता है, ठीक है, जहाँ पे हम पावर सप्लाई देते हैं। अब जैसे हमने बताया कि हम बेसिकली डीसी टाइप के रिले को ही कवर कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ओके, एक मिनट, मैं यहाँ पे इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक टर्मिनल जो होता है ना उसे हम कॉमन कहते हैं या फिर हम पोल भी कह सकते हैं, और ये स्प्रिंग के थ्रू जुड़ा रहता है। जो ये स्टेम है ना, जो ये पार्ट है, इसे हम बेसिकली आर्मेचर कहते हैं जो मूवेबल होता है। और ये आपके जो दूसरे एंड है, ये एंड एन सी है, और ये जो एंड है ये एन ओ है, और यहाँ पे हम देखिए ये कॉइल लगा के रखे हुए हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव, एक्चुअली हम डीसी का ही देख लीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं डीसी का ही डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीसी और एसी रिले दोनों एक ही टाइप के होते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज। तो अगर आप शुरू से अटेंटिव ना रहे तो उसे फिर पकड़ नहीं पाओगे आप। तो बेसिकली व्हाट हैपन ना, दिस इज द कॉइल एंड दिस आर द सोलेनॉइड कॉइल। यू नो सोलेनॉइड क्या होता है ना कि अगर आप एक सॉफ्ट मटेरियल में वायर से अगर इसको कवर कर दें और अगर करंट इसके थ्रू भेजते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड 2 टाइप्स के फील्ड क्रिएट करते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। वहीं टोरॉइड जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा या फिर ना पढ़ा हो तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा। टोरॉइड जो होते हैं वो केवल इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही हम सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो ये जो कॉइल है ना ये मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देता है जो, और ये आर्मेचर जो है ये सॉफ्ट आयरन का होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना, तो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है
इसे होल्ड करके रखता है केस के बॉडी पे। ये केस है, मतलब केसिंग बॉडी, या ये इसे होल्ड करके रखा हुआ है। और एक मिनट, होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं तो ये आर्मेचर जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और ये आर्मेचर एनसी को छोड़ के यहाँ पे ये मूव कर जाता है और एनओ के साथ ये कॉन्टैक्ट बना लेता है। तो यही पर्पस है कि इस टाइप से ही रिले स्विच होता है ना, इसी को ही हम स्विचिंग ऑपरेशन कहते हैं। मतलब जैसे ही पावर सप्लाई देते हैं, कॉइल को सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट, तैसे ही ये पोल का आर्मेचर जो है एनसी को छोड़ के एनओ पे आ जाता है। मतलब एनसी को छोड़ के एनओ पे आ जाता है, मतलब ये स्विच कर गया है ना। तो पहले ये एनसी पे था एक पोल आपका, जैसे ही मैंने पावर सप्लाई दिया तो ये पोल आपका दूसरी जगह एनओ पे स्विच कर दिया, यानी ये स्विच हो गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नोटिस करना तो ये वाला डायग्राम को आप लोग बना सकते हो। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसको काफ़ी हाईलाइटेड किया है कि हेयर इट इज़ ए पोल। पोल क्या होता है ना कि कॉमन को कहते हैं, इसमें हम मेन मतलब हमारा जो भी इनपुट रहेगा या फेज़ लाइन जितने भी वोल्ट के होंगे वो पोल कॉमन पे ही देंगे और उसे हम एन ओ एन सी के तरफ से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हमें उसको आउटपुट में देना क्या है, कब, जब हम सप्लाई वोल्टेज हमें मिले सोलेनॉइड में पावर सप्लाई। ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ देखते हैं कि वर्किंग ऑफ रिले, डीसी रिले इन स्विचिंग कंडीशन, स्विच ऑपरेशन में कैसे यूज़ होता है। सपोज जैसे मैंने बताया था कि पोल जो है और कॉमन जो है, जैसे मैंने बताया था कि एनसी जो है आर्मेचर हमेशा नॉर्मली क्लोज के कंडीशन में रहेगा अगर ये ऑफ रहेगा तो, मतलब अगर रिले ऑफ है तो जो हमारा आर्मेचर है वो एनसी पे हमेशा रहेगा। और जैसे ही पावर सप्लाई हम देके कॉइल को मैग्नेटाइज करते हैं तो ये आर्मेचर एनसी को छोड़ के एनओ पे आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे ना कि स्विचिंग ऑपरेशन को समझने के लिए क्या करेंगे कि कॉइल पे है ना, कॉइल है ये जो कॉमन है ना, ये कॉमन पे हम लाइन वोल्टेज दे देंगे। ठीक है, जैसे अब जैसे मान लीजिए एसी सप्लाई हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एसी में क्या होना है, 230 वोल्ट एसी होता है जिसमें एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करेंगे ना कि फेज़ सप्लाई जो है एक कॉमन पे दे देंगे और न्यूट्रल सप्लाई जो है ना हम जहाँ पे लोड है वहाँ पे देकर रखते हैं न्यूट्रल सप्लाई। लाइक ये बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब के एक पॉइंट को हमने न्यूट्रल पे जोड़ के रखा है, देखो यहाँ पे, और एक कॉमन जो है हमारा फेज पे दे के रखा है। तो इन ऑफ कंडीशन क्या होगा ना कि ऑफ कंडीशन क्या होगा कि फेज का सप्लाई कॉमन से होते हुए एनसी पे जाएगा, एनसी के थ्रू लोड जो है बल्ब 1 है, बल्ब 1 के होते हुए न्यूट्रल पे जाएगा और एक सर्किट कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब जब रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा तो बल्ब 1 ग्लो होगा और जैसे ही रिले ऑन होगा, जैसे हम इसके टर्मिनल्स, कॉइल टर्मिनल्स में पावर सप्लाई देते हैं, कितने का देते हैं, 12 वोल्ट दे सकते हैं, 24 वोल्ट दे सकते हैं। तो जैसे ही 12 या 24 वोल्ट देते हैं ये सर्किट मैग्नेटाइज हो जाएगी और ये आर्मेचर एनसी को छोड़ के एनओ पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि जो हमारा बल्ब 1 है जो ऑलरेडी न्यूट्रल के साथ तो कनेक्टेड है और फेज जैसे ही वो एनसी से एनओ पे आता है आर्मेचर, तो ये फेज छोड़ देगा, तो बल्ब 1 क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही एनओ पे ये सप्लाई जाएगा तो एनओ का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फिर बल्ब 2 ग्लो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसे प्रॉपर्ली समझाऊँ तो इन ऑफ कंडीशन बल्ब 1 जो है वो ग्लो करेगा और बल्ब 2 है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बल्ब 2 का जो एक आपका फेज टर्मिनल वो एनओ पे लगा हुआ है और इन ऑफ कंडीशन आपका फेज जो है वो एनसी पे लगा हुआ है। जब ऑन होता है तब वो फेज एनसी से एनओ पे जाता है, तो उस कंडीशन में बल्ब 2 ग्लो नहीं करेगा। ऑन कंडीशन में क्या होगा कि एनसी से फेज का सप्लाई कट जाएगा क्योंकि ये कॉमन का जो आर्मेचर है वो एनओ पे चला जाएगा, तो बल्ब 1 के साथ न्यूट्रल है, फेज नहीं मिलेगा तो ये ग्लो नहीं करेगा, और एनओ पे फेज मिलेगा और न्यूट्रल के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है तो बल्ब 2 ग्लो करेगा। तो इससे पता चल गया ना कि हम सप्लाई वोल्टेज देने के बाद जैसे ही रिले ऑन पोजीशन में जाता है तो स्विच ऑपरेशन करता है एनसी से एनओ। तो यहाँ हम देख सकते हैं ना कि बल्ब को हमने केवल इंडिकेशन के तौर पे लगाया है कि देखिए रिले हैज़ बीन ऑपरेटेड एंड द स्विचिंग पोजीशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम बल्ब 1 टू बल्ब 2। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है फ्यूचर, लेकिन आप बस देखते जाइए मेरे साथ, फिर आपको फिर जब डायग्राम्स मैं बताऊँगा तो उस समय काफ़ी ईजी होगा। रिले का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हर एक चीज़ रिले से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये सेंसिंग मटेरियल भी है, स्विचिंग मटेरियल भी है, प्रोटेक्टिंग मटेरियल भी है। तो जितने भी फ्यूचर में मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा इस चैनल पे, तो वो सब ना सब आउटपुट्स उसके रिले से ही जुड़े हुए हैं, सॉरी उन जिनके इनपुट्स हैं ना रिले से ही जुड़े हुए हैं।
ओके। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक हम देखेंगे कि इंडिकेशन ऑन रिले या डीसी रिले के इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो हमें दो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एलईडी डायोड्स क्या होते हैं, फ्री डायोड्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि डीसी रिले जो होता है बेसिकली उसके जो एलईडी होते हैं वो ग्रीन कलर के ग्लो करते हैं, और एसी रिले जो होता है उसके एलईडी जो है वो रेड कलर के डिनोट करते हैं। तो कैसे उसका इंटरनल कनेक्शन होता है, तो ये आपका इंटरनल कनेक्शन हुआ है कि देखिए जैसे ये कॉइल सप्लाई है ना, कॉइल के साथ हम एक डायोड लगा देते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है, और उसके साथ एक स्मॉल रेजिस्टर लगा देते हैं जहाँ से वो हीट को डिसिपेट करता है। तो जैसे ही हम पावर सप्लाई देते हैं ना, मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट या 24 वोल्ट हम देते हैं, तो ये कॉइल के थ्रू तो जाता ही है और साथ ही एलईडी के थ्रू भी जाता है। तो कॉइल तो मैग्नेटाइज होता ही है, साथ ही एलईडी को भी पावर मिल जाता है क्योंकि इसके एनोड को पॉजिटिव मिल जाता है, इसके कैथोड को नेगेटिव मिल जाता है, और ये ग्लो करता है। तो हमें पता चलता है कि किस वे में ग्लो करता है, ये ग्रीन वे में मैक्सिमम ग्लो करता है। 99.9% टाइम ये हमेशा ग्रीन ही होता है, मैंने आज तक जितने भी एक्सपीरियंस में अपने इंडस्ट्री में देखे हैं। तो इससे पता चलता है ना, सप्लाई देने के साथ ही ये ग्रीन एलईडी ग्लो करता है। तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये डीसी रिले है। एक्चुअली हमें तो पता ही है डीसी रिले, तभी हम वहाँ पे लगाए हैं, लेकिन एज ए पर्पस विजुअली हम अगर डिफाइन करें तो डीसी रिले हमेशा ग्रीन ही ग्लो करता है। तो उसका इंटरनल सर्किट कुछ इस तरह होता है। तो और ये आपके एलईडी डायोड्स के बारे में होता है, ठीक है। फ्री व्हील डायोड भी होता है जिसे हम फ्लाई बैक डायोड कहते हैं समटाइम, उसका भी काफ़ी रोल है एलईडी सर्किट में। चलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमने पिछले सर्किट में देखा था कि इंडिकेशन कैसे मिलता है डीसी रिले में, जो ग्रीन कलर का होता है, और इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्री व्हील डायोड क्या होता है, जो फ्लाई व्हील डायोड भी उसे समटाइम्स हम कहते हैं। क्या होता है ना कि जब भी हम कॉइल में सप्लाई देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ना, तो इस कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल में अगर किरचॉफ्स लॉ के अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। उसके बाद ये सर्किट जो है ना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये एक सोलेनॉइड होता है। तो ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करके आर्मेचर को ये पुल अप करता है, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको समझाया। लेकिन जैसे हम ये सप्लाई हटाते हैं ना, तो लेंज लॉ के हिसाब से ये तो इंडक्टिव सर्किट है, तो ये क्या करता है लेंज लॉ के हिसाब से, लेंज लॉ क्या कहता है ना कि जो चीज़ें इसको प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबल होती है उसी को ये अपोज करता है। तो जैसे ही आप सप्लाई हटाते हो ना, तो ये इंडिकेशन जो है ना, ये इंडक्टर जो है अपना, पहले अगर पॉजिटिव और नेगेटिव थी, तो सडनली जैसे आप सप्लाई हटाते हो ना, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है, ये तुरंत अपनी पोलैरिटी को स्विच कर लेता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना कि एक डायोड लगा के रखते हैं रेसिस्टर के साथ, ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो जैसे ही ये नेगेटिव आपका इंडक्टिव सर्किट पोलैरिटी चेंज करता है ना, तैसे ही ये डायोड क्या होता है ना, फॉरवर्ड बेस हो जाता है। देखो आप यहाँ पे इसके एनोड पे ये पॉजिटिव मिल जाता है और इसके कैथोड पे ये नेगेटिव मिल जाता है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो चले गए ऑलरेडी क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है ना। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बेस होता है, तो जो भी इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इंडक्टिव सर्किट में, जो भी ये रेसिडुअल वोल्टेज के साथ करेंट को भेजता है ना, तो ये फॉरवर्ड बेस हो जाता है। तो करेंट ना जाकर पीएलसी की तरफ या फिर जो भी सर्किट इसके रिस्पॉन्सिबल है, ये सोर्स की तरफ ना रिटर्न होके इसे शॉर्ट सर्किट यहाँ पे मिल जाता है ना, लोअर रेजिस्टेंस पार्ट मिल जाता है, तो इसमें ये मूव करने लगता है। तो ये अपना एक लूप बना लेता है यहाँ पे और इसमें मूव करता है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना आर, जिसे हम आर से डिनोट किए हैं, ये इस करेंट को थोड़े समय के बाद डिसिपेट कर लेता है हीट के तौर पे, है ना। तो रिले समटाइम्स गर्म भी हो जाता है, लोकलाइज हीट प्रोड्यूस करता है, पर इतना केसिंग बड़ा होता है कि ये हार्मफुल ना हो। तो समझ में आ रहा है कि फ्री व्हील डायोड जो है वो केवल ऑफ कंडीशन में जो सडन पोलैरिटी चेंज होती है उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो मोर टेक्निकल भाषा में अगर समझे ना, तो ये जो सडन पोलैरिटी चेंज है ना, इसको हम सर्ज सप्रेशर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसे सर्ज ही कहते हैं। जो भी अचानक से हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ भी अचानक से अगर मिले, विदाउट इम्पल्सिव वैल्यू मिले लाइक करेंट एंड वोल्टेज, तो उसे हम सर्ज कहते हैं, है ना। तो फ्री व्हील डायोड का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिले सर्किट में, डीसी में भी होता है, एसी में भी होता है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है रिले का। अगर आप शायद मुझे ऐसे 20 या 25 लेक्चर लगेंगे आपको रिले के पूरे बेसिक्स को समझाने में, डेप्थ एनालिसिस करने के बारे में बहुत कुछ करना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं छोटा छोटा लेक्चर दूंगा तो आपको भी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ डीसी रिले क्या होती है, कितने टाइप के डीसी रिले होते हैं। मैंने तो सिर्फ डीसी रिले का एक क्लासिफिकेशन को बताया है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप का। तो आगे के जो भी हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप में भी कितने डिफरेंट मैकेनिज़्म है,
उसे समझाऊंगा, और दूसरा एक रिले का पिन सर्किटरी को समझाऊंगा कि 8 पिन रिले के सर्किट्स कैसे होते हैं, 9 पिन के कितने होते हैं, कैसे होते हैं, 14 पिन के कैसे होते हैं। समटाइम क्या होता है ना कि हमें 4 पिन भी मिलते हैं और हमें 5 पिन भी मिलते हैं। तो ये धीरे धीरे मैं कवर करूँगा, पूरे डिटेल में कवर करूँगा, 14, 9, 8, 4, 5। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं कोशिश करूँगा, मैं भी इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रॉपर्ली टाइम दे सकूँ और जितने भी मेरे जैसे दोस्त हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उनका हेल्प कर सकूँ। ओके, अभी के लिए गुड बाय, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।